नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित गोयल और आज हम एक और क्विज के सॉल्यूशन लेने वाले हैं जो कल डेटा सफिशिएंसी के लिए आपको दिया गया था। ऑलमोस्ट वही वाले कॉमन ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट अलोन फर्स्ट के लिए, सेकंड अलोन सेकंड के लिए, थर्ड वाला आइदर और के लिए, फोर्थ वाला नेदर और के लिए, फिफ्थ वाला कि बोथ आर नेसेसरी टू आंसर दिस क्वेश्चन। देखिए, डेटा सफिशिएंसी में सारे के सारे चैप्टर कवर होते हैं। देखिए, अगर हम इसको चेक करें तो यहाँ पर हमें एक पजल का क्वेश्चन सेट दिख रहा है। पजल का क्वेश्चन सेट बोल रहा है कि 6 फ्लोर है, 1 2 3 4 5 6। जैसे पजल सॉल्व करते हैं वैसे ही इसको सॉल्व कर लेना चाहिए और विशेष बात ध्यान रखनी चाहिए कि अपने से एग्जैक्टली पूछा क्या गया है। ठीक है, देखिए तो अब लिखा है कि ठीक है, टी किस मंजिल पे रहता है, मतलब टी का मुझे एग्जैक्टली बताना है। तो पहला एस उन मंजिलों के बीच में रहता है जिसपे आर और टी रहते हैं। तो आर एस टी ये पॉसिबल है या फिर टी एस आर ये वाला पॉसिबल है। इन दोनों में से कोई एक पॉसिबल होगा। तो इससे ये तो नहीं पता पड़ रहा कि टी कहाँ रहता है। टी तो कहीं पर भी रह सकता है। ठीक है, ऐसे टी के तल और क्यू के तल के मध्य में दो तल हैं। तो अब ये सेकंड डेटा हो गया कि टी और क्यू के बीच में दो लोग रहते हैं। अब सेकंड से भी आंसर मालूम नहीं पड़ रहा है। अब मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिक्स करता हूँ, लेकिन एक बार वापस सब इंग्लिश में पढ़ लें तो ओनली एस लिव्स बिटवीन द फ्लोर्स ऑन विच आर एंड टी लिव। देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन टी फ्लोर एंड क्यू फ्लोर। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट तो चेक करूँ तो फर्स्ट से आंसर नहीं आ रहा है, सेकंड से चेक करूँ सेकंड से आंसर नहीं आ रहा है। मैं दोनों को कंबाइन करने की कोशिश करता हूँ और मैं ये लिख देता हूँ कि भैया ये आर एस टी हो सकता है और टी और क्यू के बीच में दो फ्लोर है, तो इसका मतलब टी फर्स्ट नंबर पे हो सकता है। और अगर मैं यहाँ चेक करूँ कि आर एस टी यहाँ रखूँ तो क्यू 5 नंबर पे भी हो सकता है। अगर मैं आर एस टी यहाँ रखूँ तो क्यू 6 नंबर पे भी हो सकता है। इन दोनों में से मैंने केवल यही वाली बात अभी तक उठाई है। जब मैं केवल यही वाली बात उठा रहा हूँ तो भी ठीक है, तो भी मेरे पास 3 पॉसिबिलिटीज निकल के सामने आ गई। तो इसका मतलब है कि अगर मैं अभी ये वाली बात उठाऊंगा तो और भी पॉसिबिलिटीज निकल के सामने आएगी, तो मैं तो ये जज ही नहीं कर पाऊंगा, है ना। अभी तो ये भी बाकी है कि ये आर एस टी हो सकता है, तो 1 और 2 छोड़ के ये भी क्यू हो सकता है। तो 4 पॉसिबिलिटी आ गई। ऑलमोस्ट 4 पॉसिबिलिटी यहाँ से भी आएगी। तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि एग्जैक्टली कौन से फ्लोर पे टी रहता है, तो मैं नहीं बता सकता भैया। तो मैं कहूँगा कि फोर्थ ऑप्शन मेरा आंसर है। ऑलराइट, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा फोर्थ ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड, हाउ इज सी रिटन इन द कोड लैंग्वेज। ये थोड़ा इजी होता है ना। इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराए कि आपको सी ढूंढना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि होप टू सी यू, इसमें तो सी लिखा है, और डू यू सी दैट, इसमें भी सी लिखा है। तो फर्स्ट चीज मैं ये चेक करूं कि ओनली वर्ड वन कॉमन हो, ओनली वन वर्ड कॉमन हो, केवल एक ही शब्द कॉमन हो, केवल एक शब्द कॉमन हो, ओनली सिंगल वर्ड शुड बी कॉमन। तो क्या होप कॉमन है? नहीं है। क्या टू कॉमन है? नहीं है। क्या सी कॉमन है? यस। क्या यू कॉमन है? नो। इसका मतलब हुआ कि यहां से एक ही वर्ड कॉमन है और वो वर्ड क्या है? सी है। तो मेरे को सी का कोड मालूम पड़ गया। तो अकेला फर्स्ट डेटा फिलहाल इनफ है इसका आंसर बताने के लिए, पर मैं सेकंड ऑप्शन भी चेक करूंगा। देखिए, यहां पर कहीं पर सी लिखा ही नहीं है और यहां पर कहीं पर भी सी नहीं लिखा है। जब सी लिखा ही नहीं है तो आंसर कैसे बता दूंगा? इसका मतलब सेकंड से आंसर नहीं आ सकता और दोनों को कंबाइन करने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। केवल फर्स्ट डेटा इनफ है इस बात का आंसर देने के लिए कि सी का कोड क्या होगा। होप टू सी यू, डू यू सी दैट। 3692 3 नहीं है 6 नहीं है। हाँ, ये क्या हुआ? हाँ, दो दो नंबर कैसे कॉमन आ सकता है? होप नहीं है, टू नहीं है, ना ना ना, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। एक बार फिर से देखें हम इस क्वेश्चन को। तो देखिए, 9 कॉमन है, 3 कॉमन है, 6 और 2 कॉमन नहीं। इसका मतलब ऐसा लिखा हुआ है कि भैया या तो ये भी 2 लिखा होगा, ये गलती है ना। इसको ठीक कर लेना आप, टेस्ट में भी इसको रेक्टिफाई करके पढ़ना। मैं यहाँ भी लिख लेता हूँ। पार्ट नंबर 8 चल रहा है आज हमारा। पार्ट 8 में क्वेश्चन नंबर 2 में प्रॉब्लम है, वो डू की जगह 2 होना चाहिए, डू की जगह 2 होना चाहिए। तो देखो भाई साहब, यहाँ पर तो फिर हमारा आंसर नहीं आ रहा। ठीक है, जैसे ही इसको वेरीफाई करने गए मालूम पड़ा कि नहीं भाई साहब प्रॉब्लम है, तो 2 वर्ड कॉमन आ गए। तो मुझे मालूम नहीं पड़ेगा दोनों के दोनों 6 और 9 जो कोड होंगे या तो 2 के होंगे या फिर सी के होंगे, तो नहीं मालूम पड़ रहा है। अभी वापस करेंगे क्वेश्चन। फर्स्ट से हमारा आंसर नहीं आ रहा है, अब हम ये कहिए सेकंड से ट्राई करते हैं। देखिए,
टू का कोड यहां से मालूम पड़ जाएगा, ये भी वही की हुई प्रॉब्लम है भाई, यहां टू पर एंड होप, वहां डू भी दे रखा है, कोई बात नहीं। ऐसा लग रहा है कि ना 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 ना, टू अगर यहाँ कॉमन है, टू यहाँ कॉमन नहीं है, प्रे कॉमन नहीं है, एंड कॉमन नहीं है, होप कॉमन नहीं है, होप कॉमन है। होप कॉमन है तो एक सिंगल डिजिट कॉमन होना चाहिए। 0 कॉमन नहीं है, 2 कॉमन नहीं है, 8 कॉमन नहीं है, 6 कॉमन है। तो इसका मतलब तो हुआ कि होप का कोड 6 होना चाहिए, और होप यहाँ दे रखा है, ठीक है। यहाँ से मैं होप का कोड निकाल सकता हूँ, ठीक बात है, लेकिन मैं 2 का कोड नहीं निकाल सकता हूँ, मैं डू का कोड मतलब बड़ा अजीब से क्वेश्चन हो रहा है भाई ये तो। चलो वापस आएंगे इस क्वेश्चन पे, क्षमा चाहूंगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कई बार अगर कोई क्वेश्चन हैंड टू हैंड नहीं होता है तो इसमें से हमारी गलती हो सकती है, ऐसे एग्जामिनर की भी गलती हो सकती है, या हो सकता है हमने जिस एग्जाम लिया उसमें एज इट इज ऐसा ही क्वेश्चन आया। एग्जाम डेट में आपको देख के बता दूंगा। चलिए, 5 दोस्त ABCD के बीच एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे और केंद्र की तरफ देखें। क्या ए के जस्ट राइट कौन बैठा है, ये अपने को बताना। तो ए बी के थर्ड राइट बैठा है, ओके। देखिए, क्योंकि 5 लोग हैं तो कोई भी ऐसे लोग नहीं होंगे जो जस्ट आमने सामने होंगे। ये 5 लोग, 1 2 3 4 और ये 5। ए बी के थर्ड राइट बैठा है, बी फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये ए बैठा दिया, ठीक है। सबके सब सेंटर की तरफ देख रहे हैं। डी बी का पड़ोसी नहीं है तो डी यहाँ भी नहीं आएगा, डी यहाँ भी नहीं आएगा, तो ये डी यहाँ आएगा। अब मुझे बताना था कि ए के जस्ट लेफ्ट कौन बैठा है, तो ये तो मैं बता पा रहा हूँ कि ए के जस्ट लेफ्ट कौन बैठा है, डी बैठा है। आगे बढ़ते हैं। बी सी का पड़ोसी है, बी सी का पड़ोसी है, बी सी का पड़ोसी है। इस लाइन से ये कहाँ मालूम पड़ रहा है कि भैया ए के लेफ्ट कौन बैठा है और ए के राइट कौन बैठा है। सेकंड से तो मालूम नहीं पड़ेगा, तो जब सेकंड से मालूम नहीं पड़ रहा है और फर्स्ट से अकेले से मालूम पड़ रहा है तो हमारे को इनको कंबाइन करने की नीड ही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए, फर्स्ट आंसर बिल्कुल एक्यूरेट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इज एक्स द वाइफ ऑफ वाई। क्या एक्स, देखो, क्या एक्स वाई की पत्नी है, ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन है। यस मालूम पड़ गया तो भी मेरा आंसर आ गया, और नो मालूम पड़ गया तो भी मेरा आंसर आ गया। पढ़ लेते हैं। एक्स की पुत्री एम, एक्स की पुत्री एम आर की इकलौती बहन है। भाई बहन इकलौती है, इसका मतलब ये थोड़ी हुआ ये भाई होगा, ये भी तो बहन हो सकती है। मान लो 2 बहनें हैं तो बोले कि भाई मेरे तो एक ही बहन है। ऐसे आर वाई का पुत्र है, ये आर वाई का पुत्र है। अब मुझे मालूम पड़ गया कि आर का जेंडर मेल है, लेकिन वाई और एक्स का जेंडर क्या, कुछ भी मालूम नहीं है। तो क्या एक्स वाई की पत्नी है, यहां से तो नहीं बता सकते। एक्स वाई की पत्नी भी हो सकती है और एक्स वाई का पति भी हो सकता है। हम यस और नो किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहे, कोई बात नहीं। हम सेकंड डेटा को काम में लेते हैं। सेकंड डेटा, वाई की माता आर, वाई की माता है आर, ठीक है। का एकमात्र ग्रैंड, वाई की माता, भाई आर नहीं है यहाँ पर, कोई वाई की मदर है, पता नहीं कौन है, नाम नहीं बताया गया। उनका एकमात्र ग्रैंड सन आर है। तो अब एकमात्र ग्रैंड सन है मतलब इसी की संतान होगा ना, नहीं ऐसा नहीं है, इसकी संतान भी हो सकता है। ग्रैंड सन एकमात्र है, इसका मतलब ये हो सकता है कि वाई की माता कोई और हो और इनकी कोई एक संतान और हो, उसकी संतान कौन हो, आर हो, और ग्रैंड सन है मतलब ये मेल है और ये मेल है। ये नहीं कह सकते कि इसकी एक संतान वाई है, इसकी 2 संतान भी हो सकती है। हो सकता है इसकी शादी हुई हो तो भी बच्चा नहीं हुआ हो सकता है शादी ही नहीं हुई हो। तो एकमात्र ग्रैंड सन बोलने का मतलब यह है कि आर का तो जेंडर मालूम पड़ गया, पर ये मालूम नहीं पड़ रहा भैया अभी तक कि एग्जैक्टली ये है किसकी संतान। चलो मेरे को बताना एक्स वाई की पत्नी है, भाई यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक बात है, तो इससे हमारा आंसर नहीं आ रहा है। अब मैं दोनों को कंबाइन कर लेता हूँ। अब अगर ये बोल रहा है कि वाई की मदर, ये लो वाई की मदर कि एकमात्र ग्रैंडसन कौन है, आर है, इससे भी कंफर्म नहीं होगा। तो ग्रैंडसन जो है वो एक कॉमन जेंडर हो गया। कॉमन जेंडर मतलब कॉमन रिलेशन हो गया। मैं अपने पोते यानी बेटे के बेटे को भी ग्रैंडसन बोलूंगा, है ना। मान लो एक व्यक्ति है पी, पी का बेटा है क्यू और क्यू का बेटा है आर, तो ये भी इसको ग्रैंडसन बोलेगा। और मान लो इसकी वाइफ है पी क्यू आर एस, और एस के जो पेरेंट्स हैं वो भी आर को क्या बोलेंगे, ग्रैंडसन बोलेंगे। तो ये थोड़ी मालूम पड़ रहा है कि बेटे का बेटा है या बेटी का बेटा है। भाई हिंदी में तो बेटी के बेटे को नाती बोलते हैं, यहाँ से तो नाती आएगा, और इसको बोलते हैं पोता। ये कंफर्म नहीं हो रहा भैया कि दादा है या नाना है, तो ये कुछ भी नहीं कह सकते, तो इससे भी हमारा आंसर नहीं आ रहा है। तो हम नहीं बता सकते फाइनली
कि क्या एक्स वाई की पत्नी है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसके आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर वापस उस क्वेश्चन पे आएंगे जो हमने छोड़ दिया। पी क्यू आर एस टी में से सबसे कम हल्का, चलो सबसे कम भार वाला कौन है? तो पहला पी क्यू से भारी है, 1 2 3 4 5। हमें केवल ये बताना है कि सबसे हल्का कौन है, टॉप पे कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, इससे कोई मतलब नहीं है। पी क्यू से भारी है, कुछ भी नहीं कह सकते, कहीं भी पी और क्यू आ सकते हैं और पी और क्यू के बीच में कोई गैप भी आ सकता है। आर, आर क्यू जितना भारी है, अरे बाप रे बाप, ये तो कह रहा है कि आर और क्यू का वजन बराबर है। मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट करके देखी तो आर इज एज हैवी एज क्यू, दैट मीन्स आर इज इक्वल टू क्यू। टी आर से हल्का है, इसका मतलब टी के नीचे आ जाएगा। अब कहीं ना कहीं आर और क्यू आएंगे, उनके नीचे टी आएगा और क्यू के ऊपर कहीं पी आएगा। अब ये थोड़ी पता पड़ रहा है कि 4 आ गए तो 5वां कहाँ आएगा, तो सबसे हल्का कौन है ये इससे मालूम नहीं पड़ रहा है। ठीक बात है। चलो सेकंड डेटा देखते हैं। सेकंड डेटा बोल रहा है एस से हल्का, एस क्यू से हल्का है, एस क्यू से हल्का है लेकिन टी से भारी है। एस क्यू से हल्का है लेकिन टी से भारी है। भाई इससे भी मालूम नहीं पड़ रहा है कि एग्जैक्टली कौन सबसे हल्का है, तो सेकंड से भी हमारा आंसर नहीं आ रहा है। अब हम क्या करें, दोनों को मिक्स कर देते हैं। अगर मैं दोनों को मिक्स कर देता हूं तो मेरे बात ये समझ में आ रही कि पी आर क्यू, मैं जरा किसी और रंग से लिख देता हूं थोड़ा विजिबल हो, चल इसे लिख देते हैं। पहला P, इन दोनों पे R और Q और यहाँ पर T, ठीक है, मिक्स करके। पहला या तो ये हो सकता है या फिर P, इन दोनों पे R और Q और ये T। अब T से भारी कौन है? T से भारी है S, तो यहाँ तो S आएगा नहीं, तो ये वाली पोजीशन तो है नहीं। T से भारी कौन है? S है। इसका मतलब मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि भले ही S यहाँ हो या नहीं हो, तीन लोग तो पहले ही T से भारी थे, चौथा S भी T से भारी हो गया। इसका मतलब पांचों में सबसे हल्का कौन हुआ? T हुआ। ये बात मुझे किससे मालूम पड़ी? ये बात मुझे दोनों को कंबाइन करने से मालूम पड़ी, इसलिए मेरा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने करा दिया, 4 मैंने करा दिया, 3 मैंने करा दिया, 2 को एक बार वापस देख लेते हैं भैया ना। इसको कैसे देखें वापस? स्लाइड नंबर 5 कॉपी पेस्ट कर दी हमने, और एक बार देखो फिर से मैं ट्राई कर लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो मैं इसको लिख करके कर लेता हूँ ना, क्योंकि ये कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि क्वेश्चन गलत आ गया है। अब मैं आपको बताता हूँ गलत आ जाए तो भी हम कुछ ना कुछ तो एग्जाम में कर सकते हैं ना। तो लिखा है होप टू सी यू, फिर लिखा है डू यू सी दैट, ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है। टू प्रे एंड होप, होप आई डू वेल, ये मैंने सारे के सारे लिख दिए। देखिए गलती पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 0286 ये इस वाले का कोड है, 5467 ये लास्ट वाले का कोड है, फिर है 3692 और लास्ट है सेकंड है 1973। एक बार मैंने सारे के सारे ये डेटा कॉपी कर लिया है, मैं इसको डबल ट्रिपल श्योर होना चाहता हूँ। होप टू सी यू इंग्लिश में भी, होप टू सी यू हिंदी में भी। 3692 डू यू सी दैट 1973, टू प्रे एंड होप 0286 5479 होप आई डू वेल डन। देखिए अब अगर मैं ये चेक करूं, केवल फर्स्ट डेटा से ही आंसर निकालने की कोशिश करूं, तो फर्स्ट डेटा में मुझे यहां तो सी कॉमन मिल रहा है, ठीक है, और यहां मुझे 2 कॉमन मिल रहे हैं, 3 और 9। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब कुछ ना कुछ त्रुटि हुई है, क्वेश्चन में हुई हो, हमारे से हुई हो। हमने चेक कर लिया हमारे से नहीं हो रही, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं त्रुटि है। चलिए अब अगर मैं सेकंड और थर्ड को देखता हूं, तो सेकंड और थर्ड में होप कॉमन आ रहा है, ये होप और ये होप। 2 कॉमन नहीं है, प्रे एंड कॉमन नहीं है, तो होप का कोड तो मैं 6 लिख दूं, होप कोड इज इक्वल टू 6, और ये वाला मैंने नीचे से निकाला है, ठीक है। तो होप को मैं यहां से कैंसिल आउट कर देता हूं, बस मैं यहीं से इसी का कोड निकाल सकता हूं। तो मुझे सेकंड वाले से तो कंफर्म है सी का कोड नहीं आएगा। अब फर्स्ट वाले से मैं और ट्राई करूंगा, लेकिन पहले मैं इसकी गलती ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैंने देखा अगर ये होप है तो ये होप कैंसिल आउट हो गया, और यहां से ये 6 कैंसिल आउट हो गया। अब देखें फर्स्ट और लास्ट में आई डू वेल,
कॉमन नहीं है, आई डू, ये इन दोनों में डू कॉमन है। डू कॉमन है तो डू का कोड 7 कॉमन दिख रहा है। देखिए डू, आई और वेल कॉमन नहीं, तो डू को मैं यहाँ से कैंसिल आउट कर देता हूँ और डू का कोड 7 कैंसिल आउट कर देता हूँ, 7 ये लिख देता हूँ डू, और डू का कोड आया 7। ठीक, ये मैंने दोनों के कंबाइंड से करा है, ये मैंने सेकंड वाले से करा, फर्स्ट वाले से कोई कोड क्रैक नहीं हो रहा। चलिए, अगर डू का कोड 7 है और यहाँ डू लिखा है तो फिर डू बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि वैसा बड़ा कंफ्यूजिंग है ये, मेरे को लग रहा है सब कुछ सही लिखा है इसमें। चलो चेक करते हैं। अब अगर फर्स्ट और थर्ड को देखें तो देखिए 2 कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। देखिए 2 नहीं है, सी नहीं है, यू नहीं है, 2 है, सी और यू नहीं है। तो इन दोनों में अगर मैं कॉमन देखूँ तो 2 कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि 2 का कोड क्या है, 2 का कोड 2 है। तो इन लोग साहब 2 कैंसिल आउट, 2 कैंसिल आउट, 2 कैंसिल आउट, 2 कैंसिल आउट। अब फर्स्ट और फोर्थ तो क्या, फर्स्ट और सेकंड में तो सी कॉमन आ रहा था। ओ माय गॉड, मैं ही गलती कर रहा था, इसमें सी भी कॉमन था और इसमें यू भी कॉमन था, इसमें सी भी कॉमन था और इसमें यू भी कॉमन था। भाई माय मिस्टेक, मैं देख ही नहीं पाया इतनी छोटी सी चीज। डू यू सी दैट, साफ ही दिख रहा है सी और यू कॉमन है। रियली सॉरी, वेरी एम्बेरसिंग, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि यार मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मेरे से गलती होगी, लेकिन ये इस बात का भी प्रूफ है कि मैं क्वेश्चन रट के नहीं आता हूँ। क्वेश्चन मेरे सामने आता है, मैं उसे फिर से सॉल्व करना शुरू कर देता हूँ। ठीक है, तो समझे कि सब कुछ क्लियर हो चुका है। पहले देखिए दूसरे से तो आंसर नहीं आ रहा है बात, क्योंकि सी लिखा हुआ ही नहीं है, और पहले से भी आंसर नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें यू और सी दोनों के कोड मालूम पड़ रहे हैं। अब मैं सब कुछ करके देख चुका हूँ, मुझे सी का कोड मालूम नहीं पड़ रहा है, ठीक बात है, तो नहीं मालूम पड़ेगा, बस फोर्थ ऑप्शन अपना आंसर आ गया। ये आंसर है ऑप्शन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, केवल एस उन मंजिलों के बीच रहता है जिन पे आर और टी रहते हैं। ठीक है, एस बीच में आ गया, कहीं भी आ सकता है बीच में। अच्छा, ओ हो भैया, तीसरी मंजिल खाली है। ओ हो। चलो इस क्वेश्चन को भी एक बार पुनः देख लेते हैं भाई, क्या हमारे से यहां पर भी गलती हो गई है। एक नई चीज सीखने को मिलने वाली है अपने को। तीसरी मंजिल अगर खाली है तो फिर गड़बड़ है भैया मामला। इसमें लिख रखा है तीसरी मंजिल खाली है, जैसे ये तीसरी मंजिल हमने ब्लैंक छोड़ दी। अब लिखा है कि केवल एस उन मंजिलों के बीच रहता है जिस पे टी और आर रहते हैं। तो भैया इसका मतलब हो गया कि ये आर एस और ये टी, या फिर टी एस और इन दो में से एक बात होगी। ये फर्स्ट से मुझे मालूम नहीं पड़ रहा कि लोअर मोस्ट फ्लोर पे कौन रहता है। ठीक है, टी और क्यू के बीच में दो नहीं, मुझे ये बताना कि टी किस मंजिल पे रहता है। फर्स्ट से आंसर नहीं आ रहा, केवल सेकंड की बात करते हैं। टी और क्यू के बीच में 2 तले कहीं भी हो सकते हैं, मुझे क्या मालूम टी का फ्लोर कौन सा। लेकिन अगर मैं दोनों को मिक्स कर दूं, तो यहां पर टी के ऊपर 2 छोड़ के भी नहीं आता है और टी के 2 नीचे छोड़ के क्यू आता है। यहां पर टी के 2 छोड़ के क्यू नहीं आ सकता, मतलब ये गलत है और ये वाला बिल्कुल एक्यूरेट है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 5। देखो तकदीर की बात है भैया, बहुत लास्ट में जाके दिखा, वरना ये क्वेश्चन भी हमारा गलत जा सकता था। ठीक बात है, तो ऐसे और क्विज मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।